नमस्कार दोस्तों, प्रीति स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों, आज मैं लेकर जा रही हूँ आपको एक ऐतिहासिक किले के टूर पर, जो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। तो बस मैंने इसके लिए पकड़ ली है बस इटावा के लिए, जो मेरे लिए सबसे नियरेस्ट पड़ता है। इटावा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर भिंड रह जाता है और उसके बाद हम आपको घुमाएंगे भिंड। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ इटावा स्टेशन पे। फिर यहाँ से मैंने टिक्सी टेम्पल साइड से पकड़ ली है बस, और यहाँ से मैं चल दी हूँ उस किले की तरफ जिसको कहते हैं भिंड का किला। तो आपको जो साइड में ये कच्चे पहाड़ और ये पूरा एरिया दिख रहा है ना बबूल का, इसको कहते हैं चंबल की घाटी। और यहाँ ये एरिया एक टाइम पे फूलन देवी के एरिया के नाम से मशहूर था। कहा जाता है यहाँ पे चंबल के बागी रहा करते थे, और उस टाइम पे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे पहले डाकू वगैरह भी रहा करते थे। ये पूरी घाटी चंबल की घाटी बोली जाती है, और ये जो नदी है ये चंबल की नदी है। यहाँ पर बचपन में मैं एक बार पिकनिक मनाने आई थी अपने रिलेटिव्स अपनी पूरी फैमिली के साथ, तब ये बहुत ज्यादा डरावना था। सबको यहाँ आने से भी डर लगता था। किनारे आपको यहाँ पे ये बजरी के ढेर मिल जाएंगे, क्योंकि इस नदी से बजरी निकलती है तो लोग इसको लेकर जाते हैं। पर अब ये एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, और यहाँ पे चंबल नदी जिसको बोलते हैं उसके ऊपर एक पुल भी बनाया जा चुका है, जिसको चंबल नदी का पुल बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कन्वेंस मिल जाता है बड़ी आसानी से। पहले इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं था। किनारे आपको कच्चे पहाड़ और बबूल की झाड़ियां मिलती रहेंगी। ये पूरा एरिया पहले क्या कहें वन की तरह होता था, जैसे ना जंगल होते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये पहले इतना भी नहीं था, इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा घना था। ये पूरी घाटी ही फेमस थी, डरावनी थी डाकुओं के लिए। तो कोई इधर बहुत कम लोग आते जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आबादी यहाँ तक आ गई है। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं भिंड। अब हम चलते हैं किले के अंदर। भिंड फोर्ट का दूसरा नाम यहाँ पे भदावर का किला भी कहा जाता है। कहा जाता है इसका निर्माण 18 से 19वीं सदी में जो भदौरिया राजवंश था उसके द्वारा कराया गया था। तब यहाँ पर रानी महल, पुराना महल नाम की कई ऐसी चीजें थी जो बेहद इसके आकर्षण का केंद्र थे। लेकिन अब ये संरक्षित स्मारक के रूप में आ चुका है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं इस किले में अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक सबसे पहले बहुत बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे से हम अंदर गए तो हमें पता चला यहाँ पर कुछ सरकारी कार्यालय भी खोले गए हैं। लेकिन साइड में जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको एक बोर्ड मिल जाएगा जिसमें इस किले के बारे में लिखा हुआ होगा कि ये कब बना था और इसके क्या क्या आकर्षण केंद्र थे। तो चलिए, मैं आपको भी उस बोर्ड के पास लेकर चलती हूँ। तो ये नीले कलर का बोर्ड था, और इस पर आप खुद ही पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है, ये रानी महल पहले यहाँ पे फेमस था, और यहाँ पे कला का सुंदर उदाहरण है। रानी महल, पुराना महल, और ये राजपूत स्थापत्य को दिखाता है। और ये 18 से 19वीं सदी का बना हुआ है, यानी कि पुराना। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे मुझे मिली मूर्तियां जिन्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे खजुराहो जैसा लग रहा था। लेकिन एक बहुत अजीब चीज थी कि ये मूर्तियां जो भी थी ना, इनके सिर खंडित थे। धड़ तो था, लेकिन ये इनके सर ऐसा लगा गया था जैसे तलवार से काटे गए हों, या फिर इनको जानबूझ के खंडित किया हो। क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसी मूर्ति नहीं थी कि जिसका सिर खंडित हो। ज्यादातर मूर्तियों के सिर खंडित थे। इनका स्पष्ट कारण तो हमें कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं मौसम की मार, तो कुछ कहते हैं यहाँ पे मुगल शासकों ने किया था आक्रमण, तो उन्होंने हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए ऐसा किया। लेकिन हमें इसका एक कहते हैं ना सॉलिड रीजन नहीं मिल पाया कि आखिर ऐसा क्यों था। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे आपको ना बेहद पुरानी मूर्तियों का संग्रहालय यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, जो आपने शायद ही बहुत रेयर ही देखा होगा, यानी कि देखा ही नहीं होगा। मैंने तो नहीं देखा, तो मैं अपने से आकलन करती हूँ। तो हम बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे एक साइड से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के गए। वहां पे हमें ये लाल पत्थर की मूर्ति मिली, लेकिन अगेन इसका सिर जो था वो टूटा हुआ था, या कह लीजिए कटा हुआ था। तो इसी तरह की कई पुरातत्व विभाग ने ये मूर्तियां रखी हुई थी, जो हमें इसी खंडित रूप में मिली। तो मैं ऊपर से आपको इस किले का पूरा नजारा दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, बेहद भव्य रहा होगा अपने जमाने में। ये कितना बड़ा है, और अभी भी ये अपनी सुंदरता को कहीं ना कहीं दर्शाता है, अपनी कहीं मूर्तियों के रूप में, कलाकृतियों के रूप में। लेकिन ये खंडित मूर्तियां मुझे अच्छा फील नहीं करा रही थी बहुत, अगर ईमानदारी से बोलूं तो। फिर भी हम आगे चले। आगे हमें इसी तरह की कलाकृतियां मिलती रहीं, और फिर आगे जाके हम दूसरी साइड गए। दूसरी साइड मुझे ये इस तरीके के महल मिले, जो उस टाइम पे हो सकता है कि ये बहुत भव्य रहे होंगे। जैसे हम दिल्ली में दीवाने आम या दीवाने खास देखते हैं एक तरह का, उसी तरह का प्रारूप हमें मिला।
फिर हम आगे जाते हैं जहाँ पे एक गोपाल कृष्ण और काली मंदिर था, तो हम क्यों ना जाएँ आगे। तो हम ये सोच के घुस ही गए इस मंदिर में। फिर हमने देखा ये पुरानी छत थी, बाहर पाम ट्री थे, अंदर जाके एक बहुत बड़ा बरामदा आया और बरामदे की साइड में ये काली माँ की मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पे भजन हमेशा चलते रहते हैं। और फिर हम साइड में जब गए तो वहाँ हमें एक मंदिर मिला। ये बीच में एक पत्थर लगा हुआ था जिसको लोग कहते हैं कि शायद ये पानी में नहीं डूबता है। लेकिन हम ये इतना बीचों-बीच था कि हम वहाँ पास नहीं जा सकते थे। तो किनारे हमें ये ऐसे खम्भों की पूरी लाइन, पूरा महल हुआ करता होगा जब ये पूरे हॉल हमें मिले। लेकिन मुझे ना ये सब देख के ना बड़ा बुरा लगता है कि हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको हम संरक्षित क्यों नहीं रख पाते हैं। हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमारी पिछली क्या गाथाएँ थी, क्या स्वर्ग गाथाएँ थी, क्यों नहीं मिल पाती है क्योंकि जब तक वो आगे आते हैं या जब तक वो बड़े होते हैं, ये आधे से ज़्यादा बिल्कुल जर्जर हो चुकी होती हैं या फिर हमें वो अपनी ऐतिहासिक चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है। लेकिन उस टाइम पे ये कितना अच्छा रहा होगा, ये आज तक ये बयाँ करता है कि कितना प्यारा, कितनी अच्छी नक्काशी थी इसमें। तो हम चलते हैं आगे, आगे हम कई सारी यहाँ पर सीढ़ियाँ थीं, कई सारे रास्ते थे ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए, तो मैं भी बेधड़क चलती गई। हालाँकि ये बहुत जर्जर था, डर तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं मैं भी फिसल ना जाऊँ। लेकिन यहाँ तक आई हूँ तो आपको पूरा टूर दूँगी। तो ये ऊपर वाली दूसरी साइड का मैं दिखा रही हूँ, ऊपरी मंजिल में कुछ नहीं था, सारे कमरे ऐसे ही पड़े हुए थे, कुछ कमरे की तो छत भी नहीं थी और चारों तरफ ये जो है किनारे-किनारे मुझे खाई मिल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा झाँक के आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे दरवाजे थे, दरवाजे के अंदर दरवाजे थे और ये जर्जर हालत में थे। ये आप खुद ही देख रहे होंगे। फिर किनारे ये मुझे खाई मिली कहा जाता है, ये बहुत गहरा कुआँ हुआ करता था, अपराधियों को इसमें फांसी देके डाल दिया जाता था या फिर उनको लटका दिया जाता था ताकि वो बताएँ कि कहाँ के गुप्तचर हैं, इस तरह का यहाँ पे लोगों ने मुझे बताया पर कितनी सच्चाई है, कितनी किद्वंती है, मैं ये नहीं बता सकती। यहाँ पे ये गहरा कुआँ मुझे मिला और ऊपर से इसमें एक पेड़ लगा हुआ था जो काफ़ी बड़ा था। फिर मैं गई इसके दूसरी साइड इस तरह के कमरे थे, वो भी जर्जर हालत में ही थे और यहाँ से आप बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा एक तरीके से चंबल नदी के पास ही पड़ता है। तो यहाँ पूरी हरियाली आप बाहर से देख सकते हैं और किनारे ये जो देख रहे हैं, किनारे गुप्त दरवाजे थे नीचे जाने के लिए, जो उस टाइम पे रहा करते होंगे जब यहाँ पे राजा-महाराजाओं का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और नीचे भी आप देखेंगे ना, तो कई सारे दरवाजे, कई सारे कमरे इस तरह से मिलेंगे, लेकिन नीचे जाने का इधर रास्ता नहीं था, ये बेहद जर्जर हालत में थे, उधर हमें जाना भी अलाउ नहीं था। फिर भी मैं ऊपर से आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख पा रहे हैं कि कितना नीचे और कितना गहरा है ये। पहले जो भी महल बनाए जाते थे उसमें किनारे पे खाई ही सुरक्षा हेतु ज़रूर बनाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे पेड़-पौधे, खरपतवार इन सब की भरमार थी। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ एज़ इट इज़ कि ये अब कैसा है। ये पूरा हरियाली कहीं थी तो कहीं सूखी घास थी, तो हम यहाँ से उतर के चल दिए दूसरी साइड कि देखते हैं दूसरी साइड क्या है। सीढ़ियाँ इनकी तब भी ठीक थी, दीवारें ठीक थी, लेकिन कई कमरों की छत गिर चुकी थी। फिर हम जब दूसरी साइड गए तो यहाँ पे हमें एक मुस्लिम समाधि मिली और फिर हम इससे आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे ऊपर की साइड एक पेड़ था और साइड में था एक मंदिर जिसमें किनारे पे एक पालकी रखी हुई थी। ये मंदिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये गुप्त मंदिर हो क्योंकि बाहर से देखने पे बिल्कुल ही लगता ही नहीं था कि ये अंदर कोई मंदिर भी हो सकता है और सबसे बड़ा सरप्राइज़ इस मंदिर के अंदर भी एक मंदिर था। तो मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे जैसे ही मैं मंदिर के पास गई तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर था। तो आप देख सकते हैं ये राधा कृष्ण का मंदिर है और इसके साइड में भी ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं और सबसे बड़ी चीज़ की साइड में एक छोटी-सी ऐसी सुरंग-नुमा गई हुई थी रास्ता, तो मैं भी चली गई, हालाँकि थोड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा देखें कहाँ जाता है आगे। जैसे ही ये सुरंग वाले दरवाजे में गई और साइड में अंदर एक गुप्त शिव मंदिर था। शायद उस टाइम पे यहाँ पे आराधना या उपासना के लिए गुप्त मंदिर बनाया गया होगा, जो शिव जी का था और बेहद खूबसूरत था। यहाँ पे मैं इस सुरंग वाले दरवाजे से आपको बाहर से नहीं पता चलेगा कि इस मंदिर के पीछे भी एक मंदिर है। तो इस दरवाजे से मैं बाहर निकल के ये प्रांगण में आई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि मंदिर के किनारे एक पत्थर बना हुआ है जो वहाँ पे डूबता नहीं है, पर मैं उसके पास नहीं जा सकती। तो अब आ गई हूँ मैं संग्रहालय। संग्रहालय में आप देख रहे होंगे ना ये नंदी महाराज की कितनी पुरानी मूर्ति है। इसी तरह आप नीचे पढ़ते जाइएगा, कोई 10वीं सदी की, कोई 9वीं सदी की, इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं।
लेकिन वही है ना कि पूरी मूर्तियाँ नहीं है, खंडित स्तंभ के रूप में ही हमको मिले हैं ये। तो कहीं पे यहाँ पे विष्णु जी का भी सर था, कहीं 4 सिर वाले शिव जी भी थे। तो ये देखिए शिव जी का 10वीं सदी का है ये मूर्ति जो आप 36 नंबर पे देख रहे हैं। ये आपको देखने से ही लग रही है कि कितनी रेयर है। और अब ये चतुर्भुजी शिव हैं जो हमें शायद ही कहीं पे इतने पुराने देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इस संग्रहालय में ये रखे गए हैं। ये उमा महेश्वर हैं, देखिए 9वीं सदी की मूर्ति है। ये उस 9वीं सदी में हम तो है ही नहीं, बस उनको हम देख ही सकते हैं। और ये है जैन तीर्थंकर यानी कि जो गौतम बुद्ध जी की है, उसकी भी प्रतिमा यहाँ पर थी। यहाँ पे हमें ज़्यादा इनके बारे में फ़ोटो खींचने का या वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कुछ ही चीज़ों का बना पाई। जैसे पार्वती का, ये 10वीं का सदी का, 9वीं सदी का, एक गणेश जी भी थे आगे, मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन हमें ये ज़्यादा अलाउ नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो आपके लिए नहीं बना पाए, जिसके बारे में हम आपको बता सकते। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा एक पूरा संग्रहालय है, जहाँ पर आपको इतनी ही पुरानी मूर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित रूप में हैं। ये जहाँ पर खुदाई हुई या जो कुछ भी हुआ जब भी मिलती हैं वो इस संग्रहालय में रखी जाती हैं। ये उस टाइम के गणेश जी हैं, इनका ऊर्ध्व भाग यानी कि ऊपर का भाग यहाँ पर रखा हुआ है और इसी तरह पूरा संग्रहालय मूर्तियों से सजा हुआ है। इनको छूना मना है, इनको वीडियो बनाना मना है। बस हमने यहाँ पर थोड़ी-सी परमिशन लेकर थोड़ी बहुत झलकी आपको दिखाई। तो ये पूरा संग्रहालय देखने के बाद आपको लगेगा कि उस टाइम की कलाकृति कितनी सुंदर थी। साइड में यहाँ पर एक बालकनी सजा दी गई थी और उसके साइड में एक था विष्णु जी का सर, धड़ नहीं था, सिर्फ सिर ही था और ये थी बालकनी जो उस टाइम पे कभी रहा करती होगी कि ऊपर से नीचे देखने के लिए, पर इसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है, पुरानी चीज़ें नहीं थी। तो अब हम यहाँ से उतरते हैं नीचे, नीचे फिर से सीढ़ियों से उतर के यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाने की कई सारी रास्ते थे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए, कहीं से भी उतर जाइए, कहीं से भी चढ़ जाइए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रांगण था। ये देखिए हरियाली भी अंदर काफ़ी थी, लेकिन यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय भी खुला हुआ था। तो हम उस साइड से निकलकर दूसरी साइड गए जहाँ पर उस टाइम की ये तोप रखी हुई थी। ये देख पा रहे हैं आप तोप की दूसरी साइड जहाँ पर यहाँ पे लोग मुझे थोड़े कम दिखे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे कि देखें इस साइड भी क्या है। तो इस साइड आगे जाने पर हमें एक आगे जाके मस्जिद मिली, यानी कि इस किले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजा करते हैं। जहाँ पे हमें मंदिर मिला था वहाँ कंटिन्यूअसली भजन चल रहे थे और यहाँ पर ये हमको मस्जिद मिली और मस्जिद के आगे ये ऐसी बाउंड्री वॉल थी और यहाँ पर ये किला खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ से चलते हैं वापस उसी दरवाजे से जहाँ से हम गए थे, लेकिन जाएँगे दूसरे रास्ते से। हमने इस बार सीढ़ियों वाला रास्ता अपनाया है, तो जो हमें दूसरी साइड निकालता है। लेकिन जब हम इस रास्ते से नीचे आए तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पे साइड में वही गंदगी मुझे भी मिली। शहरों की तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी ये गंदगी मिलती है ना, ये कूड़ा-करकट तो पता नहीं, मुझे बेहद गुस्सा आता है कि इतना तो हमें साफ-सफाई रखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये भदावर के किले का टूर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।